ससुर और बहू का स्नान। यह वास्तविक कहानी बहुत अच्छी है। चाहे वह बहू हो, सास हो या बेटा, सभी को इसे आत्मसात करने के लिए सुनना चाहिए। उस सुबह की धूप पेड़ों की शाखाओं से छनकर रमेश जी के छोटे से घर पर पड़ रही थी। छत पर चहकते पक्षियों की आवाज एक प्रतासा करने के लिए सुनना चाहिए, दुर्लभ शांति का एहसास करा रही थी। मीरा, जिसे बहू बनकर आए अभी 1 साल भी नहीं हुआ था, रसोई में नाश्ता बनाने में व्यस्त थी। उसका पति रोहन सुबह ही कंपनी के लिए घर से निकल चुका था। मेज पर नाश्ते की प्लेटें करीने से सजी थीं, लेकिन मीरा की आंखों में एक अजीब सी खोई हुई भावना थी। शादी के बाद से उसकी जिंदगी कुछ बदल सी गई थी। शहर में पली बढ़ी एक लड़की होने के नाते उसे अपने ससुराल जैसे अनुशासित परिवार में रहने की आदत नहीं थी। उसके ससुर रमेश जी उम्रदराज होने के बावजूद एक सादा और सिद्धांतों वाला जीवन जीते थे। उन्होंने कभी भी मीरा को डांटा नहीं, लेकिन कभी कभी उनकी गहरी निगाहें उसे एक अनकहा दबाव महसूस कराती थीं। रमेश जी घर के कोने में बने अपने छोटे से कमरे से बाहर निकले। उनके हाथ में गर्म चाय का प्याला था। मीरा को रसोई में काम करते देख उन्होंने धीरे से खांसा ताकि वह चौंक न जाए। मीरा बेटा, तुम क्या कर रही हो? इसे छोड़ दो, मैं मदद कर देता हूँ, उन्होंने धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा। मीरा मुड़ी, उसके कोमल चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। कोई बात नहीं बाबूजी, मैं कर लूंगी। आप बैठकर चाय पीजिए, मैं अभी नाश्ता लाती हूँ। रमेश जी ने धीरे से सिर हिलाया। उनकी आंखों में संतोष का भाव था। वे ज्यादा बोलते नहीं थे, लेकिन घर में मीरा के व्यवहार पर हमेशा नजर रखते थे। वह न केवल कुशल थी, बल्कि उसे व्यवहार करने का सलीका भी आता था, जिसकी वे हमेशा सराहना करते थे। नाश्ते के बाद रोहन ने फ़ोन करके बताया कि कंपनी में एक ज़रूरी मीटिंग के कारण वह देर से आएगा। मीरा ने जैसे ही सब कुछ समेटा, उसे याद आया कि नीचे के बाथरूम की काफ़ी समय से सफाई नहीं हुई है। उसने घर को और साफ सुथरा बनाने के लिए एक कपड़ा और पानी की एक छोटी बाल्टी लेकर सफाई शुरू कर दी। फर्श साफ करते समय उसने देखा कि नल लीक कर रहा है। पानी की बूंदें फर्श पर गिरकर एक लंबी लकीर बना रही थीं। उसने उसे कसने की कोशिश की, लेकिन स्थिति और भी खराब हो गई। पानी और तेजी से बहने लगा, जिससे उसकी आस्तीन भी गीली हो गई। मीरा घबरा गई कि अब क्या करे। तभी रमेश जी वहां से गुजरे। उन्होंने बाथरूम का दरवाज़ा थोड़ा खुला देखा और पानी के बहने की आवाज़ सुनी तो वे उत्सुकतावश अंदर चले गए। मीरा बेटा, क्या कर रही हो? उन्होंने थोड़ी हैरानी से पूछा। मीरा ने बेबसी भरी आंखों से उनकी ओर देखा। बाबूजी, यह नल खराब हो गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। रमेश जी अंदर आए, कुछ देर देखा और फिर बोले, लाओ मैं देखता हूं। उन्होंने झुककर कुछ बार उसे घुमाने की कोशिश की, लेकिन पानी का बहना बंद नहीं हुआ। उन्होंने माथे पर बल डालकर बुदबुदाया, इसे तो ठीक से मरम्मत करना पड़ेगा। तुम जरा पीछे हटो, मुझे कोशिश करने दो। मीरा पीछे हट गई और रमेश जी को नल के साथ जूझते हुए देखने लगी। उसे अचानक एहसास हुआ कि उम्र हो जाने के बावजूद वे हर काम में बहुत लाएड और सावधान रहते थे। उनके गंभीर चेहरे को देखकर उसके मन में सम्मान और अपराध बोध दोनों भाव जागे कि उसने उन्हें परेशान कर दिया। बाबूजी, क्या आपको मेरी मदद चाहिए? उसने धीरे से पूछा। नहीं बेटा, तुम वहीं खड़ी रहो, बस काफ़ी है, रमेश जी ने जवाब दिया। उनके हाथ अभी भी व्यस्त थे। तभी गलियारे से आई हवा के झोंके से बाथरूम का दरवाज़ा बंद हो गया। मीरा चौंक कर दरवाज़ा खोलने के लिए मुड़ी, लेकिन रमेश जी ने उसे रोक दिया। कोई बात नहीं, ऐसे ही रहने दो, ठीक करने के बाद खोल लेंगे। रोहन अभी घर पहुंचा था। उसने बाथरूम का दरवाज़ा बंद देखा और अंदर से बातचीत की आवाज़ें सुनी। वह रुक गया। जब उसने मीरा और अपने पिता की आवाज़ एक साथ पहचानी तो उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी भर गई। रोहन बाथरूम के बाहर खड़ा था। उसका मन शक से भर गया था।
अंदर से आवाज़ें साफ नहीं थीं, लेकिन मीरा और रमेश जी की आवाज़ें उसे बेचैन करने के लिए काफ़ी थीं। जैसे ही उसके दिमाग में बुरे ख्याल आने लगे, उसकी आंखें गहरी हो गईं। मीरा बेटा, वह तौलिया मुझे देना। रमेश जी की गहरी आवाज़ अंदर से गूंजी, जो बाहर खड़े रोहन के लिए किसी और ही मतलब से भरी थी। जी बाबूजी, यह लीजिए, मीरा ने जवाब दिया। उसकी आवाज़ इतनी नज़दीकी लग रही थी कि रोहन बर्दाश्त नहीं कर सका। वह और खुद को रोक नहीं पाया। तेजी से आगे बढ़ते हुए रोहन ने बाथरूम का दरवाज़ा ज़ोर से धक्का देकर खोल दिया, जिससे मीरा और रमेश जी चौंककर उसकी ओर देखने लगे। मीरा की आंखें हैरानी से भरी थीं। उसके हाथ में अभी भी वह तौलिया था जो उसने रमेश जी को दिया था, जबकि रमेश जी नल के पास झुके हुए थे। उनके हाथ पूरी तरह से गीले थे। यह सब क्या हो रहा है यहाँ? रोहन ने गुस्से में पूछा। उसकी आंखों में गुस्सा और उलझन दोनों झलक रहे थे। मीरा ने आगे बढ़कर समझाने की कोशिश की। आप आ गए, मैं तो बस बाबूजी से यह खराब नल ठीक करवा रही थी। रोहन ने तंग कमरे में चारों ओर देखा। दोनों की नज़दीकी ने उसके गुस्से को और भड़का दिया। उसने हाथ बांधकर व्यंग्यात्मक रूप से हंसते हुए कहा, बाबूजी से मदद इस हद तक कि बाथरूम का दरवाज़ा बंद करना पड़े। तुम दोनों को यह कुछ ज़्यादा नहीं लगता? रमेश जी सीधे खड़े हो गए। उनकी नज़रें शांत थीं, लेकिन अपने बेटे का नाराज़ चेहरा देखकर वे गंभीर हो गए। रोहन, तुम यह क्या कह रहे हो? यह सिर्फ एक गलतफहमी है। मैंने देखा कि मीरा को नल ठीक करने में मदद चाहिए तो मैं अंदर आ गया, बस। गलतफहमी? रोहन ने ताना मारा। उसकी आवाज़ में शक भरा था। बाबूजी, क्या आप जानते हैं कि यह कैसा दिखेगा? एक औरत और एक मर्द एक बंद बाथरूम में, और वो भी बहू और ससुर। रोहन के शब्द रमेश जी और मीरा दोनों के आत्म सम्मान पर एक तमाचे की तरह थे। मीरा वहीं खड़ी रही, उसके हाथ कांप रहे थे और उसकी आंखों में आंसू भरने लगे थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि रोहन उसके बारे में ऐसा सोच सकता है। रोहन, तुम क्या कह रहे हो? रमेश जी पहली बार इतनी जोर से चिल्लाए। तुम मुझे ऐसा इंसान समझते हो? तुम्हें अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं है, लेकिन क्या तुम्हें अपने सगे बाप पर भी भरोसा नहीं है? रोहन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी शक भरी निगाहों ने सब कुछ कह दिया। मीरा और बर्दाश्त नहीं कर सकी। वह रोते हुए कुछ कदम पीछे हट गई। रोहन, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोच सकते हो, उसने सिसकते हुए कहा। मैं सिर्फ बाथरूम साफ करना चाहती थी और फिर बाबूजी से मदद मांगी, बस इतना ही। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। रमेश जी ने एक गहरी सांस ली। उनकी आंखें उदास थीं। रोहन, तुम बहुत स्वार्थी हो गए हो। क्या तुम सोचते हो कि हर कोई उतना ही बुरा है जितना तुम सोचते हो? मुझे सच में निराशा हो रही है रोहन। आप मुझे स्वार्थी कह रहे हैं बाबूजी? क्या आपने सोचा है कि बाहर वाले इस नज़ारे को देखकर क्या सोचेंगे? वे हम पर हंसेंगे, हमारे परिवार का मजाक उड़ाएंगे। रमेश जी ने कहा, रोहन, मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे परवाह नहीं कि बाहर वाले क्या सोचते हैं। मुझे इस परिवार की परवाह है, हमारे बीच के भरोसे की परवाह है। अगर तुम अपने ही परिवार पर भरोसा नहीं कर सकते तो जिस सम्मान की तुम बात कर रहे हो वह खोखला है। लेकिन बाबूजी, भरोसे की भी एक सीमा होती है। मैं कैसे यकीन कर लूं जब मैंने अपनी आंखों से तुम दोनों को इस कमरे में दरवाज़ा बंद करके देखा है? मीरा दरवाजे पर रुक गई। उसके गालों पर आंसू बह रहे थे। वह और सहन नहीं कर सकती थी। वह रोहन का सामना करने के लिए मुड़ी। रोहन, क्या तुम सच में मुझे उस तरह की औरत समझते हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे पिता के साथ इसी घर में तुम्हारे सामने कुछ गलत करूंगी? रोहन ने उसे देखा। उसकी आंखों में अभी भी संघर्ष था। मीरा, तुम ही बताओ, अगर तुम मेरी जगह होती और यह सब देखती तो क्या तुम शक नहीं करती? नहीं, मीरा ने कहा, मैं कभी शक नहीं करती क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा है। लेकिन साफ है कि तुम्हें मुझ पर ज़रा भी भरोसा नहीं है।
रोहन, तुम मुझे और इस परिवार को चोट पहुंचा रहे हो। रमेश जी ने कहा, रोहन, तुम अपनी ईर्ष्या और अहंकार को अपने विवेक पर हावी होने दे रहे हो। क्या तुम्हें एहसास नहीं है कि तुम क्या तोड़ रहे हो? तुम अपनी पत्नी का दिल दुखा रहे हो और मुझे शर्मिंदा कर रहे हो कि मैंने एक ऐसे बेटे को जन्म दिया जो अपने सगे बाप पर भी भरोसा नहीं करता। मैं तो बस अपने परिवार की रक्षा करना चाहता था। मैं नहीं चाहता कि दूसरे लोग आपके या मीरा के बारे में बुरा सोचें। लेकिन क्या आपने मेरे एहसास के बारे में सोचा? आपने मुझे इस स्थिति में डाला और अब मुझे ही स्वार्थी कह रहे हैं। मीरा आगे बढ़ी। उसकी आंखों में गुस्से की आग थी। रोहन, तुम किसी की रक्षा नहीं कर रहे हो। तुम सिर्फ अपनी छोटी सोच के लिए बहाने बना रहे हो। मुझे ऐसा पति नहीं चाहिए जो हमेशा मुझ पर शक करे और मुझे चोट पहुंचाने के लिए तैयार रहे। उसने सीधे रोहन की आंखों में देखा, जो लाल थीं लेकिन दृढ़ता से भरी थीं। अगर तुम खुद को नहीं बदल सकते तो मैं इस परिवार को छोड़ दूंगी। मैं ऐसे घर में नहीं रह सकती जो शक और अविश्वास से भरा हो। मीरा के शब्द रोहन के अहंकार पर एक सीधे तमाचे की तरह थे। वह चुपचाप खड़ा रह गया, समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहे। रमेश जी मुड़ गए। उनकी आवाज में गहरी निराशा थी। मीरा सही कह रही है रोहन। अगर तुम भरोसा नहीं कर सकते तो इस परिवार का कोई मतलब नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हें अपने बारे में सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। मीरा बाथरूम से बाहर निकल गई, आंसू बह रहे थे। वह तेजी से अपने कमरे में गई और दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। रोहन और रमेश जी को तनावपूर्ण चुप्पी में छोड़ दिया। रोहन वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों में अंतर्द्वंद्व था, लेकिन उसका अहंकार उसे यह स्वीकार करने की अनुमति नहीं दे रहा था कि वह गलत था। रमेश जी ने कहा, रोहन, तुम्हें लगता है कि तुम परिवार की रक्षा कर रहे हो, लेकिन असल में तुम इसे नष्ट कर रहे हो। मुझे आज जैसा शर्मिंदा कभी महसूस नहीं हुआ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरा अपना बेटा मुझ पर और अपनी पत्नी पर इस तरह शक कर सकता है। बाबूजी, मैं बस सब कुछ साफ करना चाहता था। अगर मैं गलत हूं तो मैं माफ़ी मांग लूंगा। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि उस स्थिति पर शक न करना बहुत मुश्किल था? साफ साफ तो यह है कि तुम्हारा भरोसा खत्म हो रहा है। बिना भरोसे वाला परिवार सिर्फ एक खोखला ढांचा होता है। रोहन, अच्छी तरह सोच लो। रोहन ने जवाब नहीं दिया और लिविंग रूम से बाहर चला गया। उसकी आंखें अभी भी भारी थीं। उसके मन में अंतर्द्वंद्व और गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। वह यह मानना नहीं चाहता था कि वह गलत था, लेकिन वह मीरा की आहत आंखों को भी नज़रअंदाज नहीं कर पा रहा था, जो उसे बेचैन कर रही थीं। उस रात मीरा सो नहीं सकी। उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त प्रिया को फ़ोन किया और उसे पूरी बात बताई। क्या रोहन ने ऐसा सोचा? तुम यह कैसे सह सकती हो मीरा? तुम उसे इस तरह अपने भरोसे का अपमान नहीं करने दे सकती। मुझे नहीं पता कि क्या करना है प्रिया। मुझे लगा था कि वह मुझ पर विश्वास करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं बहुत थक गई हूँ। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं चली जाती। कम से कम उसे तुम्हारी कीमत का एहसास तो होगा। तुम इस तरह के व्यवहार के लायक नहीं हो। मीरा अपनी दोस्त की बातों पर सोचने लगी। उसका मन उलझन में था। वह अपना परिवार नहीं तोड़ना चाहती थी, लेकिन वह इस बेबुनियाद शक को भी स्वीकार नहीं कर सकती थी। अगले दिन जब रोहन ऑफिस पहुंचा तो उसका एक करीबी सहकर्मी समीर, जो उसके परिवार को भी जानता था, उसे एक तरफ खींच कर ले गया। यार रोहन, सुना है तुमने घर पर कुछ ठीक नहीं किया। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी पत्नी मीरा, मैंने सुना है कि वह बहुत दुखी है क्योंकि तुमने उस पर शक किया। सच में तुम्हें लगता है कि उसके जैसी औरत तुम्हारे साथ कुछ गलत कर सकती है? रोहन चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह बात बाहर फैल जाएगी। रोहन, मैं सच कह रहा हूँ। अगर तुमने अपना नज़रिया नहीं बदला तो तुम उसे खो दोगे, और मुझसे लिखवा लो, तुम्हें उससे बेहतर कोई नहीं मिलेगी। मीरा एक अनमोल पत्नी है, बस तुम उसकी कद्र करना नहीं जानते। रोहन ने कुछ नहीं कहा।
लेकिन समीर के शब्दों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। उस शाम जब रोहन घर लौटा तो उसने मीरा को घर पर नहीं पाया। वह चिंतित होकर बेडरूम की ओर भागा। वहां मेज पर सिर्फ एक चिट्ठी रखी थी। रोहन, मैंने इस परिवार को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन शायद मुझमें अब और हिम्मत नहीं है। हमारे बीच का भरोसा खत्म हो गया है और मैं ऐसे रिश्ते में नहीं रह सकती। मुझे सोचने के लिए समय चाहिए और तुम्हें भी यह सोचने का मौका देना चाहती हूँ कि क्या हुआ। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो मुझ में अपना विश्वास फिर से ढूंढो, नहीं तो मुझे हमेशा के लिए जाने दो। मीरा। चिट्ठी पढ़कर रोहन का दिल जैसे किसी ने निचोड़ दिया हो। उसे उम्मीद नहीं थी कि मीरा जाने का फैसला कर लेगी और उसके पास अब माफ़ी मांगने का भी मौका नहीं है। जब रोहन लिविंग रूम में चुपचाप बैठा था, रमेश जी उसके पास आए। उनकी आंखें गहरी थीं। मैंने कहा था रोहन, तुमने सब पर शक किया और अब तुमने सबसे ज़रूरी इंसान को खो दिया है। क्या तुम यही चाहते थे? मैंने नहीं सोचा था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। मुझे नहीं पता कि इसे कैसे ठीक करूं। मीरा को ढूंढो रोहन, लेकिन उसे खोजने से पहले अपने दिल से पूछो कि क्या तुम सच में उस पर भरोसा करते हो। अगर तुम्हारे मन में अभी भी कोई शक है तो उसे एक बार और दुख मत देना। रोहन लिविंग रूम में चुपचाप बैठा रहा। मीरा की चिट्ठी अभी भी उसके हाथ में थी। वह बार बार हर शब्द पढ़ रहा था। पश्चाताप का बोझ उसके दिल पर भारी था, लेकिन तुरंत मीरा को खोजने के बजाय उसका अहंकार उसे अभी भी रोके हुए था। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसने सब कुछ इतना बिगड़ने क्यों दिया। रमेश जी ने कहा, तुम अभी भी यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो मीरा खुद वापस आ जाएगी? तुमने उसे दूर धकेला है और अब तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम उसके लायक हो। रोहन ने सिर उठाया, लेकिन उसकी आंखें अभी भी भारी थीं। बाबूजी, मैं जानता हूं कि मैं गलत था, लेकिन अगर मैं उसे ढूंढता हूं तो क्या सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? क्या वह मुझे माफ़ कर देगी? यह ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी यह है कि तुम उसे दिखाओ कि तुम्हें सच में पछतावा है। अगर तुम यहीं बैठकर सोचते रहोगे तो तुम शुरू से ही उसके लायक नहीं थे। इस बीच मीरा अपने गांव वापस चली गई थी, जहां वह बड़ी हुई थी और जहां उसे सबसे ज़्यादा शांति मिलती थी। उसने अपनी एक करीबी मौसी के घर रहने का फैसला किया, जिन्होंने उसे बड़ा होते देखा था। शुरुआती दिनों में मीरा ने खुद को गांव की शांति में डुबो दिया। रोहन द्वारा दिए गए घावों को भूलने की कोशिश की। मीरा, क्या तुम हमेशा यहीं छिपी रहोगी? मौसी ने पूछा। तुम्हें रोहन का सामना करना होगा, या कम से कम अपने लिए एक स्पष्ट निर्णय लेना होगा। मौसी, मुझे नहीं पता कि क्या करूं। मैं उससे प्यार करती हूं, लेकिन उसके शक ने मुझे तोड़ दिया है। मैं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कैसे रह सकती हूं जो मुझ पर विश्वास नहीं करता? मौसी ने धीरे से मीरा के कंधे पर हाथ रखा। उनकी आवाज़ शांत लेकिन दृढ़ थी। मीरा बेटा, तुम्हें मजबूत बनना होगा। अगर रोहन सच में तुमसे प्यार करता है तो वह तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ आएगा, और जब वह आए तो अपने दिल को फैसला करने देना। लेकिन अगर वह कुछ नहीं करता तो अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाना। कुछ दिनों के आंतरिक संघर्ष के बाद रोहन ने अपने अहंकार को छोड़ने का फैसला किया। उसने मीरा की तलाश शुरू कर दी। उसके सभी दोस्तों से पूछा, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वह कहाँ है। जब वह मीरा की सबसे अच्छी दोस्त प्रिया के पास पहुंचा तो उसे कड़ी फटकार मिली। रोहन, मुझे समझ नहीं आता। तुम्हारे पास मीरा जैसी अद्भुत पत्नी है, लेकिन तुम उसकी कद्र नहीं करते। क्या तुम जानते हो कि वह कितनी दुखी थी? मैं जानता हूँ मैं गलत था। प्रिया, कृपया मेरी मदद करो। मुझे मीरा से मिलना है। मुझे उससे माफ़ी मांगनी है। माफ़ी काफ़ी नहीं है रोहन। तुम्हें उसे दिखाना होगा कि तुम सच में बदल गए हो। लेकिन पहले मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी कि मीरा कहाँ है। तुम खुद उसे ढूंढकर खुद को साबित करो। रोहन ने हार नहीं मानी। मीरा की तलाश करते समय उसे एक दोस्त से पता चला कि मीरा शायद अपने गांव वापस चली गई है।
बिना किसी हिचकिचाहट के वह उसे खोजने के लिए रात भर गाड़ी चलाकर निकल पड़ा। जब वह मौसी के घर के पास पहुंचा तो अचानक तेज बारिश होने लगी। रोहन ने एक जानी पहचानी सिलुएट को बारिश के बीच साइकिल ले जाते हुए देखा। वह मीरा थी। उसने गाड़ी रोकी और बारिश में उसकी ओर भागा। मीरा रुको। मीरा चौंक कर मुड़ी। उसकी आंखों में आश्चर्य, उलझन और दर्द का मिश्रण था। रोहन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रोहन उसके सामने खड़ा था। बारिश का पानी उसके चेहरे पर बह रहा था, लेकिन उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। मीरा, मैं गलत था। मैं तुम्हारे बिना नहीं रहे हो सकता। मुझे पता है कि मेरे अविश्वास ने तुम्हें चोट पहुंचाई है और मैं इसके लायक नहीं हूं, लेकिन मैं तुमसे भीख मांगता हूं, मुझे सब कुछ ठीक करने का एक मौका दो। मीरा ने उसे देखा। उसके आंसू बारिश की बूंदों में मिल गए। रोहन, क्या तुम जानते हो कि मैं कितने दर्द से गुजरी हूं? तुमने न केवल मुझ पर शक किया, बल्कि तुमने वह सब कुछ तोड़ दिया जो मैंने हमारे परिवार के लिए बनाने की कोशिश की थी। मैं जानता हूं मीरा, मैं यह जानता हूं, और मैं अपनी गलती सुधारने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। अगर तुम मुझे अभी माफ नहीं कर सकती तो मैं इंतजार करूंगा, लेकिन कृपया मुझे हमेशा के लिए छोड़कर मत जाओ। मीरा बारिश के बीच खड़ी रही। उसका दिल सैकड़ों भावनाओं से भरा था। रोहन के शब्द उसे नजरअंदाज नहीं करने दे रहे थे, लेकिन उसके शक का दर्द अभी भी बहुत गहरा था। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसकी आंखें गुस्से और सहानुभूति के बीच झूल रही थीं। रोहन, तुम्हें लगता है कि सिर्फ कुछ शब्द माफ कर दो कहने से सब ठीक हो जाएगा? क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा हर शक भरा शब्द मेरे लिए एक चाकू की तरह था? क्या तुम जानते हो कि उस इंसान से धोखा खाने का एहसास कैसा होता है जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करती हो? रोहन उसके और करीब आया। उसकी आंखें पश्चाताप से भरी थीं। मैं जानता हूं मीरा, मैं जानता हूं कि मैं गलत था, लेकिन कृपया मुझे एक मौका दो। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। तुम मेरी जिंदगी में सबसे जरूरी इंसान हो। मीरा एक कदम पीछे हट गई। उसके दिल में चल रहे संघर्ष ने उसे तुरंत फैसला नहीं करने दिया। रोहन, मैंने तुम्हें अपना सब कुछ दिया, लेकिन बदले में तुमने मुझे क्या दिया? शक, ऐसे शब्द जिनसे मेरा आत्म सम्मान खत्म हो गया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं यह सब आसानी से भूल सकती हूँ? नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचता, लेकिन मैं इसकी भरपाई के लिए सब कुछ करूँगा। मैं अब तुम्हें इतनी मजबूत महिला नहीं बनने दूंगा जिसे अकेले दर्द सहना पड़े। मैं चाहता हूं कि तुम मुझ पर झुको, मुझ पर एक बार और भरोसा करो। जब वे दोनों अपनी भावनाओं के बीच जूझ रहे थे, मौसी एक बड़ी छतरी लेकर घर से बाहर निकली। सामने का दृश्य देखकर उन्होंने एक गहरी सांस ली और मीरा के ऊपर छतरी तान दी। रोहन, तुम यहाँ मीरा के लिए आए हो, लेकिन क्या तुमने सच में अच्छी तरह सोचा है? एक बार जब भरोसा टूट जाता है तो उसे फिर से कैसे बनाया जाता है? क्या तुम जानते हो? रोहन ने मौसी की ओर देखा। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। मौसी जी, मैं जानता हूं कि मीरा को चोट पहुंची है और मेरे पास अपनी गलती का कोई बहाना नहीं है, लेकिन मैं सच में उससे प्यार करता हूं। मैं यह साबित करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं, चाहे इसमें कितना भी समय लगे। मौसी ने धीरे से सिर हिलाया। रोहन के शब्दों में सच्चाई देखकर उनकी नजरें नरम हो गईं। वह मीरा की ओर मुड़ी। मीरा बेटा, तुम अपनी भावनाओं को किसी और से बेहतर जानती हो। तुम नाराज हो सकती हो, लेकिन तुम हमेशा भाग नहीं सकती। अगर तुम अभी भी रोहन से प्यार करती हो तो उसे एक मौका दो, लेकिन अगर तुम नहीं कर सकती तो साफ साफ कह दो, ताकि तुम दोनों को और तकलीफ नहीं तो साफ साफ कह दो। हो। मीरा ने सिर झुका लिया। उसके कंधे कांप रहे थे। आंसू बारिश के पानी में मिल गए। वह नहीं जानती थी कि क्या जवाब दे। उसका दिल अभी भी रोहन से प्यार करता था, लेकिन दर्द और चोट एक ऐसे घाव की तरह थे जो अभी भरा नहीं था। मीरा ने उस समय कोई जवाब नहीं दिया। वह घर के अंदर चली गई। रोहन को बारिश में खड़ा छोड़ दिया, जैसे कि उसकी गलती की सजा हो। रोहन वहां से नहीं हिला। वह इंतजार करता रहा, भले ही बारिश और भले ही बारिश तेज हो गई।
उसकी इस हरकत ने मौसी का दिल पिघला दिया। बेटा, वह गलत था, लेकिन वह कोशिश कर रहा है। हर आदमी में इतना धैर्य नहीं होता। अच्छी तरह सोच लो। मीरा ने जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप खिड़की से बाहर देखती रही, जहां रोहन अभी भी स्थिर खड़ा था। उस छवि ने उसके अंदर एक अवर्णनीय दर्द पैदा किया, लेकिन साथ ही एक भावना भी थी जो अभी भी सुलग रही थी। बारिश लगभग 1 घंटे तक चली। अंत में जब मीरा रोहन को बारिश में कांपते हुए नहीं देख सकी, तो उसने दरवाजा खोला और तो उस बारिश नहीं देख सकी। एक बड़ा तौलिया लेकर बाहर निकली। अंदर आ जाओ रोहन, तुम वहां खड़े क्या कर रहे हो? रोहन ने उसे देखा, उसकी आंखें उम्मीद से चमक उठीं। मैं अंदर आऊंगा अगर तुम मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दो। मीरा ने होंठ काटे। उसकी आंखों में एक जटिल भाव था। उसने तुरंत जवाब नहीं दिया, बस आगे बढ़कर उसे तौलिया दिया। कुछ न कहने के बावजूद यह एक ऐसा संकेत था जिसे वे दोनों समझ गए थे। मीरा ने धीरे से रोहन को तौलिया दिया और दोनों चुपचाप घर में चले गए, मौसी की चिंतित नजरों के बीच। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप एक कप गर्म चाय बनाई और युवा जोड़े के लिए निजी स्थान छोड़ दिया। छोटे से कमरे में हवा जैसे जम गई थी। रोहन ने तौलिया पकड़ रखा था, लेकिन वह बैठने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वह चुपचाप खड़ा रहा। उसकी आंखें पश्चाताप से भरी थीं। मीरा, मुझे नहीं पता कि कहाँ से शुरू करूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मुझे सच में खेद है। मैं गलत था जब मैंने शक को सब कुछ धुंधला करने दिया। मैं तुम्हारी माफ़ी के लायक नहीं हूं, लेकिन मैं अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करना नहीं छोड़ूंगा। मीरा कुर्सी पर बैठी उसे विरोधाभासी आंखों से देख रही थी। उसका एक हिस्सा अभी भी नाराज था, लेकिन दूसरा हिस्सा उसके शब्दों में सच्चाई को पहचान रहा था। हालांकि वह अपने दिल के दर्द को आसानी से नहीं छोड़ सकती थी। रोहन, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे शक ने मुझे कितना दर्द दिया है? मैंने परिवार के लिए, हमारे प्यार के लिए कोशिश की, लेकिन बदले में मुझे सिर्फ ठंडी निगाहें और ऐसे शब्द मिले जिनसे मुझे लगा कि मेरी कोई कीमत नहीं है। रोहन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और सिर झुका लिया। मैं जानता हूं, मैंने अपने अहंकार को तुम्हें चोट पहुंचाने दी, लेकिन मैं वादा करता हूं, आज से मैं उस शक को, हमारे प्यार को कभी नष्ट नहीं करने दूंगा। मीरा ने उसे देखा। उसका दिल नरम पड़ गया, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह से माफ नहीं कर सकती थी। रोहन, कहना आसान है, लेकिन भरोसा फिर से बनाने में समय लगता है। मुझे नहीं पता कि क्या हम पहले जैसे हो सकते हैं। बाद के दिनों में रोहन गांव से नहीं गया। उसने मीरा की भरपाई करने के तरीके खोजने के लिए वहीं रहने का फैसला किया। वह अक्सर मौसी की घर के कामों में मदद करता, यहाँ तक कि मीरा के साथ छोटे से बगीचे की देखभाल भी करता। हर दिन वह मीरा से बात करने की कोशिश करता, भले ही वह एक निश्चित दूरी बनाए रखती। एक शाम जब वे दोनों बरामदे में बैठे थे, रोहन ने हिम्मत जुटाई और सीधे मीरा की आंखों में देखा। मीरा, मैं जानता हूं कि मेरे शब्दों का अब कोई खास मतलब नहीं है, इसलिए मैं अपने कामों से साबित करूंगा। मैं इंतज़ार करूंगा, चाहे कितना भी समय लगे। बस तुम मान जाओ, मैं तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार हूं। मीरा चुप रही। उसने तुरंत जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में पहले से कम ठंडक थी। समय बीतता गया और मीरा ने रोहन में वास्तविक बदलाव महसूस करना शुरू कर दिया। वह अब पहले की तरह थोपता या हर चीज़ को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करता था। इसके बजाय वह उसे ज़्यादा सुनता, उसके निजी स्थान का सम्मान करता और उसे सहज महसूस कराने के लिए छोटे छोटे काम करने से नहीं हिचकिचाता। एक दिन जब मीरा सब्जियों के बगीचे में पानी दे रही थी, रोहन अचानक एक गुलाब का गमला ले आया जो उसे बहुत पसंद था। मुझे याद है तुमने कहा था कि तुम्हें लाल गुलाब पसंद हैं। मैंने सोचा कि ये बगीचे को और सुंदर बना देंगे। मीरा ने गमले को देखा, उसके दिल में एक गर्मजोशी फैल गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से सिर हिलाया और उसके हाथ से गमला ले लिया।
रोहन मुस्कुराया। उसने उसे जवाब देने के लिए मजबूर नहीं किया, बस चुपचाप उसके बगल में खड़ा होकर बगीचे की देखभाल करने लगा। एक शाम मीरा को अचानक रोहन का एक हाथ से लिखा पत्र मिला। उसमें उसने लिखा था, मीरा, मुझे पूरी तरह से न छोड़ने के लिए धन्यवाद। मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई है और मैं यह कभी नहीं भूलूंगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे एक नई शुरुआत करने का मौका दोगी। अतीत को मिटाने के लिए नहीं, बल्कि भविष्य में और खूबसूरत यादें बनाने के लिए। तुम्हारा जवाब जो भी हो, मैं हमेशा इंतजार करूंगा, रोहन। पत्र पढ़कर मीरा ने अपने दिल को पहले से कहीं ज्यादा हल्का महसूस किया। उसने महसूस किया कि रोहन अब वह कठोर शक से भरा आदमी नहीं रहा। वह सच में उसके लिए बदल गया था। एक ठंडी सुबह, जब रोहन लंबे समय तक रहने के बाद शहर लौटने की तैयारी कर रहा था, मीरा उसे विदा करने आई। उसने कुछ नहीं कहा, बस उसे एक रूमाल दिया जिस पर उन दोनों के नाम की कढ़ाई थी। रोहन, अगर तुम तैयार हो तो हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन इस बार सब कुछ बहुत देहात धीरे धीरे होने दो। रोहन ने उसे देखा, उसकी आंखें चमक उठीं। वह खुद को रोक नहीं सका और धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। धन्यवाद मीरा, मैं तुम्हें फिर से निराश नहीं करूंगा। दोनों ने एक दूसरे को देखा और कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों ने सब कुछ कह दिया। यह एक नई शुरुआत थी, भले ही आगे का रास्ता लंबा और आसान नहीं था,